जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम आपके लिए एनसीईआरटी बुक में से साइंस का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और पसंद ना आए तो वीडियो को डिसलाइक करना, पर वीडियो को ज़रूर देखना। हमारा इसमें कोशिका से संबंधित प्रमुख खोज। तो सबसे पहले देखेंगे वैज्ञानिक हैं हमारे रॉबर्ट हुक। तो दोस्तों, इन्होंने 1665 ईस्वी में सर्वप्रथम एक सूक्ष्मदर्शी द्वारा कॉर्क के टुकड़े में कोशिका की खोज की थी। यह एक मृत कोशिका थी। इसको हम क्या बोलते हैं, ये थी हमारी डेड सेल थी। ये हमारी डेड सेल थी। और दोस्तों, कोर का अर्थ होता है पेड़ की जो छाल होती है, उसमें कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। उसके बाद आए थे हमारे ल्यूवेनहॉक। इन्होंने 1674 ईस्वी में उन्नत सूक्ष्मदर्शी द्वारा तालाब के जल में स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिका का पता लगाया था, जो एक बैक्टीरिया था। इनके बाद आए थे हमारे रॉबर्ट ब्राउन। दोस्तों, रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में कोशिका में केंद्रक की उपस्थिति का पता लगाया था। केंद्रक को बोलते हैं हम न्यूक्लियस। स्लाइडेन तथा स्वान, इन्होंने 1838 से 1839 में कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इस सिद्धांत के अनुसार सभी पौधे तथा जंतु कोशिकाओं से बने होते हैं और कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई होती है। इसके बाद आए थे हमारे पुरकिंजे। इन्होंने 1839 ईस्वी में कोशिका के द्रव्य तत्व के लिए जीव द्रव्य शब्द का प्रतिपादन किया था। दोस्तों, जो हमारी कोशिका होती है, जो सेल होती है, उसमें हमारा द्रव्य पाया जाता है। जो हमारे सेल होती है उसमें हमारा द्रव्य पाया जाता है, उसको बोलते हैं हम जीव द्रव्य या कोशिका द्रव्य भी बोलते हैं। दोस्तों, इसके बाद आएगा हमारा ब्रिचो ने 1855 में कोशिका सिद्धांत को आगे बढ़ाया और बताया कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती हैं। अर्थात जितनी भी कोशिका होती हैं, पहले से उपस्थित जो कोशिका होती है उसी में से टूट के बनती हैं। उसके बाद आया था नॉल एवं रुस्का। इन्होंने 1940 ईस्वी में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज की और जिसके द्वारा कोशिका की जटिल संरचना व कोशिका का अध्ययन संभव हो सका था। तो दोस्तों, सब प्रकाश संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का अध्ययन। सूक्ष्म कोशिकाओं के परीक्षण के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता हमें होती है। जितने भी हमारे सूक्ष्मदर्शी होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, उनका अध्ययन हम सूक्ष्मदर्शी द्वारा किया जाता है। दोस्तों, हमारे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट इसमें हैं कोशिका संबंधित हैं। हमारे सभी जीवों का शरीर अनेक सूक्ष्म इकाइयों का बना होता है, जिसे हम कोशिका कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं, कोशिका। कोशिका की खोज सर्वप्रथम 1665 में किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। और 1938 से 1939 में इन्होंने स्लाइडन और स्वान ने हमें कोशिका सिद्धांत दिया था। सबसे छोटी इकाई होती है हमारी माइकोप्लाज्मा गैलोसेप्टिकम। अब देखेंगे हम एक कोश के जीव किन्हें कहते हैं? वे जीव जिनका शरीर एक ही कोशिका का बना होता है उन्हें एक कोश के जीव कहते हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, जीवाणु और क्लेमाइडोमोनास। अब देखेंगे दोस्तों हम बहुकोश के जीव किन्हें कहते हैं? तो बहु का अर्थ होता है अनेक, कोश की मतलब कोशिका। वे जीव जिनके शरीर में अनेक कोशिकाएं मिलकर विभिन्न कार्यों को करने के लिए विभिन्न अंगों का निर्माण करती हैं, उन्हें हम बहुकोश के जीव कहते हैं। जैसे पौधे, फफूंदी, जंतु और मनुष्य। इसमें मनुष्य भी आते हैं। सबसे बड़ी कोशिका होती है हमारी शुतुरमुर्ग का अंडा। जो अंडा होता है शुतुरमुर्ग का, उसकी सबसे बड़ी कोशिका होती है। और सबसे लंबी कोशिका की हम बात करें तो वो होता है हमारा तंत्र। इसको बोलते हैं हम नर्वस सिस्टम। तो हमारा होता है नर्वस सिस्टम की सबसे लंबी कोशिका होती है। कोशिकाएं होती हैं जो हमारी ये बहुभुजी भी हो सकती हैं, घनाकार, बेलनाकार, अंडाकार, गोलाकार व लंबवत हो सकती हैं। कोशिकाओं का अध्ययन सूक्ष्मदर्शी द्वारा किया जाता है।
तो दोस्तों कोशिका का अध्ययन सूक्ष्मदर्शी यंत्र द्वारा करते हैं। कोशिका भित्ति पादप कोशिकाओं में पाई जाती है जो सेलुलोज की बनी होती है। दोस्तों जो कोशिका भित्ति है इसको हम बोलते हैं सेल वॉल। जो सेल वॉल होती है ये सिर्फ पेड़ पौधों में ही पाई जाती है, ये जंतुओं और मनुष्यों में नहीं पाई जाती है और यह सेलुलोज की बनी होती है। अब प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पतली होती है जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिका भित्ति मोटी होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका का अर्थ है जो प्रारंभिक कोशिका होती है ये पूर्ण विकसित नहीं होती है और यूकैरियोटिक का मतलब है जो पूर्ण रूप से विकसित हो जाती है। हमारा आगे देखेंगे हम कोशिका झिल्ली एक अर्धपारगम्य झिल्ली होती है जो लिपिड एवं प्रोटीन की बनी होती है। जीव द्रव्य प्रत्येक कोशिका में कोशिका झिल्ली के अंदर पाया जाने वाला अर्धपारदर्शक चिपचिपा एवं तरल पदार्थ होता है। जीव द्रव्य की खोज का श्रेय डुजार्डिन को दिया जाता है जबकि जीव द्रव्य जिसको हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं शब्द का प्रयोग सबसे पहले हमारा प्रोकिंजे नामक वैज्ञानिक ने किया था। यूकैरियोटिक कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में झिल्लियाँ की बनी हुई जटिल जाल नुमा संरचना अंतःप्रद्रव्य जालिका कहलाती है जो कि केंद्रक से जुड़ी होती है। यह प्रोटीन संश्लेषण में हमारी सहायता करती है। आप देखेंगे गोल्जी इकाई का प्रमुख कार्य पदार्थों का संश्लेषण भंडारण एवं श्रावण करना है। इसे कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक भी कहते हैं। यातायात प्रबंधक ट्रांसपोर्टेशन, यातायात को क्या बोलते हैं हम? ट्रांसपोर्टेशन। लाइसोसोम की खोज थी सर्वप्रथम डी डुवे ने 1939 में की थी। और दोस्तों हम लाइसोसोम को क्या बोलते हैं? आत्महत्या की थैली भी बोलते हैं इसको हम। रसधानी एकल झिल्ली में आवृत होती है जिसे टोनोप्लास्ट कहते हैं। इसका मुख्य कार्य होता है भोजन का संग्रहण करना। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह या पावर हाउस कहा जाता है। तो दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं हम? ऊर्जा गृह या पावर हाउस बोलते हैं कोशिका का। राइबोसोम का मुख्य कार्य प्रोटीन संश्लेषण करना है, इसलिए इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। तो हम राइबोसोम को क्या बोलते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री। इसको बोलते हैं हम प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं। तारकाकाय, इसको हम सेंट्रोसोम कहते हैं, का मुख्य कार्य कोशिका विभाजन के समय स्पिंडल फाइबर बनाना है। हरित लवक में क्लोरोफिल पाया जाता है। दोस्तों हरित लवक जो पेड़ पौधों में हरा रंग होता है यही कारण होता है हरित लवक का। इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है जिसके कारण पत्तियों का रंग हरा हो जाता है। पर्णहरित जिसको बोलते हैं हम क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सहायता करता है। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। सभी कोशिकीय गतिविधियों को संचालन नियंत्रित करता है हमारा केंद्रक, इसको बोलते हैं हम न्यूक्लियस। केंद्रक के अंदर हमारे डीएनए डायऑक्सी न्यूक्लिक अम्ल और आरएनए राइबो न्यूक्लिक अम्ल तथा गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो डीएनए के अंदर 3 चीज़ें पाई जाती हैं, डीएनए, आरएनए और गुणसूत्र, जिस कारण केंद्रक का आनुवंशिकी में महत्वपूर्ण स्थान होता है। प्रत्येक जाति के जीवधारियों में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित होती है। जैसे मनुष्य में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। दोस्तों इनको बोलते हैं हम क्रोमोसोम, गुणसूत्र पाए जाते हैं। डीएनए सभी आनुवंशिकी क्रियाओं को संचालित करता है। यह प्रोटीन संश्लेषण को भी नियंत्रित करता है। आरएनए का मुख्य कार्य प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना है। कुछ वायरसों में यह आनुवंशिक पदार्थों के वाहक का कार्य भी करता है।
समसूत्री विभाजन में मात्र कोशिका विभाजित होकर दो समरूप संतति कोशिका बनाती है, लेकिन गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका के समान ही रहती है। अर्धसूत्री विभाजन केवल जनन कोशिकाओं में होता है। अर्धसूत्री विभाजन केवल जनन कोशिकाओं में होता है, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या विभाजित होकर आधी रह जाती है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल